नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने क्लास में टीजीटी के बैच में पीजीटी जीआईसी सबका। जॉन गाल्सवर्दी हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, और जॉन गाल्सवर्दी में आपने एक जो प्ले किया है वो कौन सा किया है? जॉन गाल्सवर्दी का प्ले आपने द सिल्वर बॉक्स कर लिया था, जो उनका सबसे पहला प्ले था, 1906 में आया था। आज मैं उनके सारे प्लेस के नेम्स आपको बता देता हूँ, और उस सारे प्लेस में कौन कौन से प्लेस पढ़ने हैं वो जो है बता देता हूँ। पहला प्ले द सिल्वर बॉक्स 1906 पे आया था, और फिर अगला प्ले 1909 में आया जिसका नाम था स्ट्राइफ। 1909 में स्ट्राइफ आया था, जो कि एक 3 एक्ट प्ले है। स्ट्राइफ 1909 and it is a 3 act play, राइट। ये 3 एक्ट प्ले है गाल्सवर्दी का, और वैसे इट वाज हिज थर्ड प्ले। मैं तो सिर्फ मोस्ट सक्सेसफुल की ही बात करूँगा, सबकी बात एक तरफ से करना पॉसिबल ही नहीं है। और ये स्ट्राइक एक फैक्ट्री में स्ट्राइक के बारे में है, राइट। एक फैक्ट्री में स्ट्राइक हो जाता है तो लेबर क्लास जो है और जो कैपिटलिस्ट क्लास है उन्हीं के बीच का जो क्लैश दिखाया गया है, जैसे कि प्रॉब्लम प्लेज में होता है, थीसिस प्लेज में जैसा कि होता है, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर क्लास स्ट्रगल पर फोकस्ड होता है। और वैसे भी जॉन गाल्सवर्दी जीबी शॉ से बहुत इंस्पायर्ड थे, जीबी शॉ से बहुत प्रभावित थे, और जीबी शॉ के प्लेज भी इसी ही कैटेगरी पर होते हैं। थोड़ा और अगर हम स्ट्राइफ के डिटेल की बात करें तो जो है एक तो पॉइंट ये हो गया कि 3 एक्ट प्ले है। इन द प्ले देयर इज एन अनऑफिशियल प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइक एट अ फैक्ट्री एज द ट्रेड यूनियन जो है और जो कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर्स उसको अटेम्प्ट तो करते हैं कि स्ट्राइक ख़त्म हो जाए, रिजॉल्व ख़त्म हो जाए, राइट। दोनों उसमें लगे हैं, विच इज़ काजिंग हार्डशिप अमंग द वर्कर्स फैमिलीज, right? There is a confrontation between the company owner and the laborers. क्लियर? अगर कैरेक्टर्स की बात करें या सिनॉप्सिस की हम बात करें तो छोटा सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ। द एक्शन टेक्स प्लेस ऑन अ सिंगल डे, दैट इज द 7th February. Action takes place on a single day, 7th February, at the Trinartha. एट द ट्रिनार्था, और ट्रिनार्था में एक फैक्ट्री है टिन की, ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, ये नाम है उस कंपनी का जहां पर स्ट्राइक होती है, राइट। ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स फॉर सेवरल मंथ्स देयर हैज बीन स्ट्राइक एट द फैक्ट्री, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर जो है डेट हो गई, जिस डेट की पूरी प्ले की सेटिंग है। द डायरेक्टर्स कंसर्न अबाउट द डैमेज टू द कंपनी, वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जो वर्कर्स यूनियन के मैनेजर हैं उनके घर पर, राइट। और एक कैरेक्टर है, नाम है साइमन हार्नेस, SIMON। यही सब इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं जो पेपर के क्वेश्चन में आ जाते हैं, HARNESS, हार्नेस। ये ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, वर्कर्स यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। दैट हैज़ बीन ड्रॉन सपोर्ट फॉर द स्ट्राइक, राइट। ये ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट करता है और फिर यही स्ट्राइक से अपना हाथ खींच लेता है और उनको बताता है कि ही विल मेक द मेन विड्रॉ देयर एक्सेसिव डिमांड्स। ये लोगों से कहेगा कि उनकी जो डिमांड है वो उसको वापस ले ले, और वापस ले ले तो क्या होगा कि एट द डायरेक्टर्स शुड एग्री टू द यूनियंस डिमांड। अगर डायरेक्टर्स यूनियन के डिमांड से एग्री हो जाए तो। और मेंस कमेटी का जो डायरेक्टर है उस डायरेक्टर का नाम है डेविड रॉबर्ट्स।
डेविड रॉबर्ट्स, लीडर ऑफ द मेंस कमेटी। लीडर है मेंस कमेटी का, राइट। ही टेल्स देम ही वांट्स द स्ट्राइक टू कंटिन्यू अंटिल देयर डिमांड्स आर मेट। जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक कंटिन्यू रहेगी। ऑल्दो मेन आर स्टार्विंग, लोग भूखों मरना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्राइक जारी रहेगी जब तक सारी डिमांड उनकी पूरी नहीं कर दी जाती है, राइट। ही वांट्स टू कंटिन्यू द स्ट्राइक, or it is a confrontation between elderly company chairman John Anthony and Roberts and neither gives way, right। जॉन एंथनी जो है वो कंपनी का चेयरमैन है, दोनों में कन्फ्रंटेशन होता है और कोई भी सरेंडर करने को तैयार नहीं होता है, राइट। ये इतनी फर्स्ट एक्ट की स्टोरी है। सेकेंड एक्ट में हम आए तो सेकेंड एक्ट में फर्दरेंस है इस स्टोरी का। एक और कैरेक्टर विजिट करता है सेकेंड एक्ट में, उसका नाम है एनिड। एनिड जो है रॉबर्ट्स के कॉटेज पर आता है, जो डेविड रॉबर्ट्स हैं उन्हीं के कॉटेज पर विजिट करता है, और कॉटेज पर विजिट करके क्या होता है, टॉक्स टू एनी रॉबर्ट्स who has a heart condition, right। when David Robert comes in, Enid tells him there must be a compromise। Enid कहता है कि compromise कर लेना चाहिए। Enid tells him कि समझौता कर लीजिए नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। and he should have more pity on his wife, वाइफ पर अपनी दया करे जो परेशान है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है। he does not change his position, इसके बावजूद भी वो अपनी पोजीशन बदलता नहीं है और पूरी तरीके से अनमूव्ड होता है, और उसे अपने फैमिली की कोई चिंता नहीं है, बट उसको स्ट्राइक की चिंता है, राइट। फैमिली की चिंता छोड़ करके स्ट्राइक की चिंता में वो लगा रहता है। और फिर क्या होता है, इन एन ओपन स्पेस नियर द फैक्ट्री अ प्लेटफॉर्म हैज़ बीन इम्प्रोवाइज्ड एंड हार्नेस। In a speech to the striker says they have been ill-advised and they should cut their demands। हार्नेस कहता है उनको गलत सलाह दी गई है, उन्हें अपनी डिमांड घटा देनी चाहिए, भूखों मरने से तो अच्छा है कि डिमांड को कट कर दिया जाए। हार्नेस ऐसी सलाह देता है। दे शुड सपोर्ट द यूनियन हु विल सपोर्ट देम, एक दूसरे को सपोर्ट करें। देयर आर शॉर्ट स्पीचेस फ्रॉम टू मेन हु हैव कंट्रास्टिंग ओपिनियंस। रॉबर्ट जो है he goes to the platform and in a long speech says that the fight is against capital। जो लड़ाई है वो पूंजीपतियों के खिलाफ है, राइट। वो पूंजी के खिलाफ है। अ वाइट फेसेड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर उसको बोलता है, जो सफ़ेद चेहरे वाला आदमी है जिसका पत्थर का दिल है, ये लड़ाई तो उसके खिलाफ है। यू हैव गॉट इट ऑन इट्स नीज और you to give up at the last minute to save your miserable body's pain। लास्ट मिनट में आपको अपने खुद को बचाना है, कि कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना है, इस पर बोलता है। और जब ये न्यूज़ आती है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, रॉबर्ट लीव्स द मीटिंग एंड मीटिंग पीटर्स आउट, बाहर चला जाता है। थर्ड एक्ट, लास्ट एक्ट में मैनेजर का घर होता है। In the home of manager, Enid talks with Edgar Anthony। He is the chairman's son and one of the directors। Anthony का जो बेटा है उससे बात करता है, जो कंपनी का चेयरमैन है, वन ऑफ द चेयरमैन है, वन ऑफ द डायरेक्टर से उससे बात करता है। एंड शी इज लेस सिंपैथेटिक नाउ टूवर्ड्स द मेन एंड कंसर्न अबाउट देयर फादर। इतनी दिन से हड़ताल हो चुकी है कि लेबर्स के खिलाफ ध्यान देना बंद कर दिया है, उसे अपने फादर की चिंता ज़्यादा हो गई है। एडगर वो बोलता है कि एडगर शुड सपोर्ट हिम। हाउएवर एडगर की जो सिंपैथीज हैं दे आर विद द मैन। दे रिसीव द न्यूज़ दैट मिसेस रॉबर्ट्स हैज़ डाइड। रॉबर्ट की पत्नी की डेथ हो गई है। डायरेक्टर्स की मीटिंग में
ऑलरेडी बैड टेम्पर्ड, राइट, इज अफेक्टेड बाय द न्यूज़, न्यूज़ से वो बहुत प्रभावित होता है। और उसके बाद क्या होता है, एडगर जो है, एडगर कहता है ही वुड रादर रिजाइन than go on starving women. The other directors react badly to an opinion put so frankly. जॉन एंथनी कहता है makes a long speech insisting they should not give in to the men. जॉन एंथनी कहता है उसको सरेंडर नहीं करना चाहिए। He says there is only one way of treating men. एकमात्र तरीका है उनको ट्रीट करने का और वो है with the iron hand. कैपिटलिस्ट जो है, पूंजीपति जो है, लेबर क्लास, वो कहता है कि उनको डील करने का एकमात्र तरीका है और वह आयरन हैंड से डील करना। आयरन हैंड डील करने का मतलब होता है उनके साथ सख्ती से निपटना। द हाफ एंड हाफ बिजनेस हैज़ ब्रॉट ऑल दिस अपॉन अस, यील्ड वन डिमांड एंड दे विल मेक इट 6। कहता है कि एक डिमांड पर अगर आप उनके झुक गए तो 6 और डिमांड करने लगेंगे, इसलिए उनको हार्ड हैंडेडली डील किया जाए, ऐसा कैपिटलिज्म का मानना है। और जॉन गाल्सवर्दी का अप्रोच यही है कि वो कैपिटलिज्म में और नॉर्मल जो है लेबर में क्या रिलेशन है, क्या पोजीशन है दोनों की, उसी पर फोकस कर रहे होते हैं। द एग्रीमेंट जो है फाइनली, द एग्रीमेंट इज़ व्हाट हैड बीन प्रपोज्ड बिफोर द स्ट्राइक बिगिंस, उसी पर समझौता होता है जहाँ से स्ट्राइक शुरू हुई थी, राइट। तो ये छोटी सी स्टोरी थी प्ले की, स्ट्राइक की। अगले प्ले की तरफ हम आते हैं और अगला प्ले जो है वो है जस्टिस। अगला प्ले है जस्टिस, 1910 में आया था, राइट, 1910 में आया था। और बेसिकली ये फोकस करता है ब्रिटेन के जेल रिफॉर्म पर, पीनल लॉज के रिफॉर्म पर। पीनल लॉज का मतलब होता है पनिशमेंट का, जो दंड का कानून है उस पर। और जस्टिस पर फोकस करता है कि न्याय, जुडिशियरी कैसे काम करती है उस पर फोकस करता है। और पीनल लॉज और जस्टिस दोनों के रिफॉर्मेशन की बात करता है, दोनों पर जो है संशोधन की बात करता है, दोनों को सुधारने की बात करता है, राइट। विंस्टन चर्चिल attended an early performance of the play at the Duke of York's Theatre in London, राइट। इस प्ले को विंस्टन चर्चिल जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो भी इस प्ले को देखने गए थे, कंडीशंस को देखने गए थे। प्लॉट की बात करें, सिनॉप्सिस की बात करें, अगर शॉर्ट समरी की बात करें तो प्ले की ओपनिंग होती है इन द ऑफिस ऑफ जेम्स हाउ एंड सन्स, राइट। जेम्स हाउ एंड सन्स एक कंपनी है, राइट, सॉलिसिटर्स की, राइट। सॉलिसिटर्स का मतलब एडवोकेट्स की कंपनी है। एंड द प्ले ओपन्स इन द ऑफिस ऑफ जेम्स हाउ एंड सन्स सॉलिसिटर्स, राइट। अ यंग वुमन अपीयर्स एट द डोर विद चिल्ड्रन इन टो आस्किंग टू सी द जूनियर क्लर्क विलियम फाल्डर। विलियम फाल्डर एक सॉलिसिटर है, जूनियर क्लर्क है। वुमन आई है और उसको विलियम फाल्डर से मिलना है ऑन अ पर्सनल मैटर, कुछ व्यक्तिगत इश्यूज हैं उसको लेकर के। और उस वुमन का नाम है रुथ हनीविल, शी इज रुथ हनीविल। रुथ हनीविल फाल्डर से मिलने आती है। फाल्डर्स मैरिड स्वीट हार्ट, शी इज रुथ हनीविल, फाल्डर्स मैरिड स्वीट हार्ट विद whom he is planning to elope to save her from brutality and possible death at the hands of her drunken husband, राइट। इसका जो हस्बैंड है उसको ड्रंकर्ड है और उसकी बहुत पिटाई करता है और इसलिए विलियम फाल्डर सोचता है कि इसको बचाने के लिए जो है यहाँ से उसको लेकर के भाग जाए, वहाँ से चला जाए। आफ्टर रॉबर्ट कॉक्सन द सीनियर क्लर्क, एक और है रॉबर्ट कॉक्सन। रॉबर्ट कॉक्सन इज ए सीनियर क्लर्क
discovers that a check he had issued for 9 pounds has been altered to read 90. इसने एक चेक दिया था और चेक 9 पाउंड का था और उस 9 पाउंड को लोगों ने 90 पाउंड कर दिया है। फाल्डर किसने कर दिया है? फाल्डर कन्फेसेस टू द फोर्जरी प्लीडिंग अ मूवमेंट ऑफ मैडनेस। फाल्डर कहता है कि 9 को 90 मैंने ही किया है और क्यों किया है ये कन्फेस कर लेता है कि उसका थोड़ा दिमाग सरक गया था, उसने फोर्जरी करी है। इन अ फिट ऑफ टेम्पर मैडनेस में उसने ऐसा काम किया है और उसको एहसास होता है रियलाइजिंग दैट ही मस्ट बी इन सम सॉर्ट ऑफ प्रेडिकामेंट इन कनेक्शन विद द यंग वुमन। उस यंग वुमन के साथ तो कुछ न कुछ समस्या में आ जाएगा। तो कॉक्शन शोज कंसिडरेबल सिंपैथी एज डज द फर्म्स जूनियर पार्टनर वाल्टर हाउ। राइट, तो वाल्टर हाउ, रॉबर्ट कॉक्सन, ये सब जो है सिंपैथी शो करते हैं कि वो रुथ के साथ जाएगा तो पैसे तो 9 पाउंड्स में कुछ होगा नहीं, तो सिंपैथेटिक हो जाते हैं, उस पर दया दिखाते हैं। बट द सीनियर पार्टनर जो है जिसका नाम है जेम्स हाउ बिल्कुल दया नहीं दिखाता है। ही टर्न्स फाल्डर ओवर द पुलिस, और वो फाल्डर को पुलिस के हवाले कर देना चाहता है। वाल्टर हाउ जूनियर पार्टनर है कंपनी के और जो सीनियर पार्टनर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेम्स हाउ, और इसी जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ के नाम पर कंपनी ही है, जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ। राइट, पुलिस के पास चला जाता है एंड जब सेकेंड एक्ट ओपन होता है तो हम देखते हैं कि कोर्ट है और उसे कोर्ट में, न्यायालय में सेकेंड एक्ट है जहाँ पर फाल्डर का ट्रायल हो रहा होता है और फाल्डर इज डिफेंडेड बाय अ यंग एडवोकेट हेक्टर फ्रोम। जैसे कि हम आप देखते ही हैं कि जो क्रिमिनल होता है वो बहुत तेज़ी से कोर्ट में डिफेंड कर लिया जाता है, उसके जो वकील होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। बिल्कुल वैसे इसका जो वकील है हेक्टर फ्रोम उसका नाम है। हेक्टर फ्रोम उसको डिफेंड करता है, who while not attempting to deny that his client did indeed alter the check, यद्यपि उस बात को स्वीकार करता है कि उसका जो क्लाइंट है उसने चेक को अल्टर किया था, उसने चेक में चेंजेस लाए थे। he pleads temporary aberration and argues that Falder was attempting to deal with the situation in which the woman he loved could obtain no protection from the law। वकील ये कहता है कि वो तो ऐसा काम कर रहा था, फाल्डर एक ऐसी वुमन को बचाने के लिए काम कर रहा था जिसके लिए कानून की किताब में कोई कानून ही नहीं है, और जब कानून किताब में कोई कानून ही नहीं है तो उससे बचने का कुछ इनोवेटिव मेथड ही होगा, और फाल्डर ने उसी इनोवेटिव मेथड को अपनाया है, इसलिए फाल्डर को गिल्टी ना माना जाए। राइट, उस वुमन के साथ क्या हो रहा है? शी वॉज टेरराइज्ड बाय हर ड्रंकन हस्बैंड एंड फाल्डर वांटेड टू सेव हर। उसका जो ड्रंकन पति है उसको टेरराइज करता है, परेशान करता है, और फाल्डर उसको बचाना चाहता था। राइट, और इसलिए उसके साथ जो है दया दिखा दी जाए। फिर क्या होता है? शी हैड टू स्टे विद हर हस्बैंड इन टेरर ऑफ हर लाइफ और शी कुड सीक अ सेपरेशन। मेयर ब्रुटैलिटी नॉट बिलोंग टू लीगल ग्राउंड और डिवोर्स। राइट, और ब्रुटैलिटी जो है उस पर डिवोर्स नहीं दिया जा सकता, in which case she would end up in the workhouses or on the streets selling her body in order to support her children। और अगर उसका पति ऐसा है तो कैसे खुद को सरवाइव करती, कैसे खुद को बचाती? या तो किसी फैक्ट्री में जाकर के नौकरी करने लगती, या तो गली गली में अपनी बॉडी को सेल कर रही होती अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, और ये सारे कंडीशंस के लिए कोई कानून नहीं बना है। ही प्लीड्स विद द जूरी नॉट टू ruin द यंग मैन्स लाइफ बाय कंडेमनिंग हिम टू प्रिजन। और वकील कहता है कोर्ट में जजेस की बेंच से कि उसके लाइफ को बर्बाद न किया जाए, ऐसे काम को कंडेम करके, ऐसे काम की आलोचना करके। फाल्डर इज कन्विक्टेड एंड इज सेंटेंस टू 3 years पीनल सर्विट्यूड। फाल्डर को सज़ा सुनाई जाती है और सज़ा के तहत उसको 3 साल जेल में रहना होता है। राइट, कितने साल की सज़ा सुनाई जाती है? 3 साल की सज़ा उसको सुनाई जाती है। कॉक्सन जो है
वो विजिट करता है फाल्डर को प्रिजन में और कहता है कि इफ रुथ माइट बी अलाउड टू सी द प्रिजनर, क्या रुथ कैदी को देख सकती है, क्या उससे मिल सकती है, लेकिन उसे कोई सिंपैथी नहीं मिलती। रुथ कॉक्सन को बताता है दैट शी हैज़ लेफ्ट हर हस्बैंड, उसने अपने पति को छोड़ दिया है और पूरी तरीके से डिस्टिट्यूट बन चुकी है, बिल्कुल निर्धन बन चुकी है और अपने खुद को और अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। फाल्डर अडॉप्ट्स टू इनकार्सरेशन पुअरली, जो उसको कैद मिली है उसको अडॉप्ट तो कर नहीं पाता, लेकिन करे ही तो क्या करे। एट द एंड ऑफ हिज सेंटेंस लीव्स प्रिजन अ ब्रोकन मैन, 3 साल के बाद जब वो जेल से निकलता है पूरी तरीके से टूटा हुआ आदमी होता है, दिल और शरीर सब उसका टूट चुका है। रुथ एंड ही अपीयर एट द सॉलिसिटर्स ऑफिस, उसी की ऑफिस में पहुंचते हैं और ऑफिस पहुंचकर क्या होता है, रुथ प्लीड्स टू द पार्टनर टू गिव फाल्डर अ चांस एंड टू टेक हिम बैक। रुथ उससे रिक्वेस्ट करती है कि फाल्डर को दोबारा से कंपनी में ले लिया जाए, उसकी नौकरी दे दी जाए। और पार्टनर्स जो हैं कंपनी के वो रिलक्टेंटली एग्री कर जाते हैं, इस बात से सहमत हो जाते हैं फाइनली, बट नो कंडीशन, ऑन कंडीशन दैट ही गिव अप रुथ इंटायरली, इस शर्त पर कि वो रुथ को पूरी तरीके से छोड़ दे। एट दिस पॉइंट फाल्डर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, हॉरिफाइड हो जाता है और ये रियलाइज़ करता है कि शी हैज़ मैनेज टू सर्वाइव इन हिज अब्सेंस ओनली बाय सेलिंग हरसेल्फ। उसे ये पता चलता है कि जब वो नहीं था तब उसने कैसे खुद को सर्वाइव किया है, तो पता चलता है बाय सेलिंग हरसेल्फ, खुद को ही बेच करके। बाय देन एक पुलिस आता है, अ पुलिसमैन अराइव्स टू अरेस्ट फाल्डर फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज एज ticket of leave man. Overcome by the inexorability of his fate, Falder throws himself out of an upstairs window, falling to his death. और इसके बाद फाल्डर जो है सुसाइड कर लेता है जब उसे लगता है कोई रास्ता नहीं है बचने का, और खिड़की से बाहर कूद जाता है और मर जाता है। फाल्डर थ्रोज हिमसेल्फ आउट ऑफ एन अपस्टेयर विंडो, फॉलिंग टू हिज डेथ. The play ends with the words of the senior clerk who has tried so hard to help him. No one will touch him now, never again. He is safe with gentle Jesus. Right? अब कोई उसे टच नहीं करेगा, जेंटल जीसस के पास पहुंच चुका है और वो वहाँ पर सेफ है। ये जस्टिस की स्टोरी थी कि कैसे जस्टिस एक ऐसे आदमी के जो है जान ले लेता है जिसने कुछ किया ही नहीं था रियल में, जिसने किसी की लाइफ को बचाने के लिए, किसी की लाइफ को शहर में गलियों में बिकने से बचाने के लिए एक फोर्जरी की थी 9 से 90 के लिए, और तब की थी जबकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और पनिशमेंट जो है उसको ये मिलता है कि 3 साल जेल, और उसके बाद फिर पुलिस आ जाती है अरेस्ट करने, और जब कोई ऑप्शन नहीं है तो ही कमिट सुसाइड। फिर रुथ का क्या होता है पता नहीं। क्लियर? ये से जो है प्ले था जस्टिस, जिस पे रिफॉर्मेशन और पेनल पनिशमेंट की बात कर रहे थे जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट प्ले की हम बात करें तो जो अगला प्ले आएगा सीरीज में, जो सबसे देखिए सारे प्ले हम नहीं कर सकते, इम्पॉर्टेंट प्ले जो है उसे ज़रूर हम कर रहे हैं। एक प्ले आया था इनका द इल्डेस्ट सन 1912 में। द इल्डेस्ट सन इन 1912 यद्यपि 1909 में लिखा गया था, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस 3 साल बाद हुई और 1912 में हुई। राइट? 3 साल बाद 1912 में हुई। बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले की कैटेगरी में था।
1920 में फिर एक प्ले आया, द स्किन गेम। द स्किन गेम 1920 में। और स्किन गेम पर तो खैर दो मूवी भी बनी है, एक 1921 में आई थी और एक फिर 1931 में आई थी। राइट सर, 1921 और 1931 में मूवी आई थी। स्किन गेम की जो स्टोरी है, जो प्लॉट है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। द प्लॉट टेल्स द स्टोरी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू वेरी डिफरेंट फैमिलीज इन रूरल इंग्लैंड जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद किसकी स्टोरी है, तो वॉर से रिलेटेड ही स्टोरी होगी। कुछ इतना ध्यान रखे रहिएगा कि स्किन गेम जो है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिखा गया था। अगर एक क्वेश्चन आएगा पेपर में तो देखे रहिएगा, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक होता है, 1914 से लेकर के 1919 तक। और 1920 में ये प्ले आया था द स्किन गेम। दो डिफरेंट फैमिलीज की स्टोरी है इस प्ले में। एक स्क्वायर होता है और उसका नाम है हिलक्राइस्ट, HILLICRIST, हिलक्राइस्ट एक स्क्वायर है और एक छोटे से घर में रहता है रूरल एरिया में, वेयर हिज फैमिली हैज़ लिव्ड फॉर जनरेशंस, पीढ़ियों से वहाँ रहता आया है। और ही हैज़ अ डॉटर, और उस डॉटर का नाम है जिल, हु इज़ इन हर टीन्स, एंड हिज वाइफ एमी। ये एक फैमिली हो गई है। एज वेल एज सर्वेंट्स एंड रिटेनर्स। ही इज ओल्ड मनी। ओल्ड मनी का मतलब क्या है कि वो पुराना पैसे वाला आदमी है। राइट, ही इज अ ओल्ड मनी ऑल्दो हिज फाइनेंसेस आर एट लो एब। राइट, अदर जो दूसरी फैमिली है, द अदर फैमिली जो है वो इसकी जस्ट अपोजिट है, उसके लोग न्यू मनी है, न्यू रिच हैं। दे हैव अक्वायर्ड मनी रिसेंटली, उन्हें जल्दी ही पैसा प्राप्त हुआ है। और वो कौन कौन से लोग हैं, दी अदर जो है न्यू लोग हैं, हेडेड बाय द सिंगल माइंडेड एंड रिच इंडस्ट्रियलिस्ट। एक धनी व्यापारी है, बिजनेसमैन है जो है, और उसका नाम है हॉर्न ब्लोवर। हॉर्न ब्लोवर ये न्यू मनी है, न्यू रिच है, नया नया पैसा इसके पास आया है। हॉर्न ब्लोवर इसका नाम है। और ये काम क्या करता है, ही थ्रोज द ओल्ड रिटेनर्स। राइट, ही थ्रोज द ओल्ड रिटेनर्स, जितने पुराने लोग हैं सबको फेंक देता है। द जैकमैन्स आउट ऑफ देयर होम, जो ओल्ड रिटेनर है उसका नाम है जैकमन्स, और उसको अपने घर से निकाल देता है। राइट, उसको फेंक देता है आउट ऑफ देयर होम। एंड हु प्लान्स टू सराउंड द हिलक्राइस्ट रूरल स्टेट्स विद फैक्ट्रीज। और ये जा करके जो हिलक्राइस्ट की फैक्ट्रीज है, जो रूरल बैकग्राउंड है, वहाँ चला जाता है। हिलक्राइस्ट क्या काम करता है, ही वॉन्ट्स टू प्रिजर्व द लास्ट पीस ऑफ ओपन लैंड। जो उसका लैंड है उसको प्रिजर्व करना है उसको, जिसको वो सेंट्री कहता है, विच adjoins their property, but he is, as he sees it, as he is tricked out of the land in an auction। एक ऑक्शन होता है, बोली लगती है, जहाँ पर धोखे से वो अपनी ज़मीन को हार जाता है। और फिर द हिलक्राइस्ट प्लान करता है टू गेट इवन विद द अपस्टार्ट हॉर्न ब्लोवर एंड फॉर्ट्यूटसली जो है learn a dark secret about Mr. Hornblower's daughter-in-law Choli, who had once supported herself
एज द अदर पार्टी, उसके फैमिली के बारे में उसको और चीज़ें पता हो जाती हैं, राइट। अदर पार्टी इन डिवोर्स केसेस, एंड व्हेन ही इज टोल्ड द न्यूज़, मिस्टर हॉर्नब्लोअर जो है वो इस बात से एग्री कर जाते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देंगे। हॉर्नब्लोअर एग्रीज टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू द हिलक्राइस्ट फॉर लेस देन हाफ द ऑक्शन प्राइस ऑन द कंडीशन दैट द फैमिली स्वेयर्स टू कीप द सीक्रेट, और उस सीक्रेट को बचाने के लिए एक शर्त रख देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी जितना उसने ऑक्शन में लिया था उसके आधे दाम में बेच देगा। बट द न्यूज़ लीक्स आउट, न्यूज़ लीक कर जाती है वाया द अनप्रिंसिपल्ड डॉकर हिलक्राइस्ट एजेंट एंड हॉर्नब्लोअर्स एनिमी। डॉकर जो है, जो हिलक्राइस्ट का एजेंट है, वो उसके थ्रू जो है न्यूज़ लीक हो जाती है। अब जो चौले है, चौले हॉर्नब्लोअर गोज टू द हिलक्राइस्ट begging them to help keep the secret from her husband, उसके हस्बैंड को न्यूज़ का पता न चले, who is aware that something is going on, कुछ न कुछ तो चल ही रहा है। then hides behind the curtain, फिर एक कर्टन के बाहर जाकर के छुप जाता है। when her husband storms into the Hillcrest home demanding to know the secret, जब उसका हस्बैंड आता है और कहता है सीक्रेट बताओ, तो छुप जाता है। कीपिंग हिज प्रॉमिस टू चोले, मिस्टर हिलक्राइस्ट मेक्स अप अ स्टोरी, एक नई कहानी बना लेता है। बट द यंग हॉर्नब्लोअर इज नॉट कन्विंस्ड, उससे वो कन्विंस्ड नहीं होता और डिक्लेयर करता है ही इंटेंड्स टू एंड द मैरिज, शादी ख़त्म कर देगा, तलाक ले लेगा। यद्यपि जो चोले है इज प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद तलाक लेने के लिए तैयार हो जाता है। इवन दो चोले इज प्रेग्नेंट, अपॉन लीविंग दिस चोले रन्स टू द लिली पॉन्ड आउटसाइड द हिलक्राइस्ट होम एंड ट्राइज टू ड्राउन हरसेल्फ। एक तालाब है, उसमें वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करती है। शी इज़ ब्रॉट इन टू द हाउस एंड इट इज़ क्लियर दैट शी विल लिव, घर में ले आई जाती है और फिर क्लियर हो जाता है कि वो मरेगी नहीं, वो जिंदा ही रहेगी। शी विल लिव, क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्ले जो है उसका नाम है लॉयल्टीज। लॉयल्टीज 1922 में आया था। लॉयल्टीज 1922 में आया था। वैसे 1922 बहुत सिग्निफिकेंट ईयर है लिटरेरी हिस्ट्री में। 1922 में टी.एस. एलियट की पोयम भी एक आई थी, द वेस्ट लैंड। 1922 में एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग नावल आया था जेम्स जॉयस का, और उसका नाम था क्या, यूलिसिस। और उसी 1922 में ये प्ले भी आया था। गाल्सवर्दी ने इस प्ले को डिस्क्राइब करते हुए कहा था, द ओनली प्ले ऑफ माइंड विच आई वॉज एबल टू से व्हेन आई फिनिश्ड इट, नो मैनेजर विल रिफ्यूज दिस। एकमात्र ऐसा प्ले है, उन्होंने फिनिश करने के बाद कहा, एक ऐसा प्ले है जिसको कोई भी मैनेजर मना नहीं कर सकता परफॉर्म करवाने से, राइट। तो मतलब ये उनके हिसाब से सबसे बेस्ट प्ले था, उनके हिसाब से सबसे बेहतरीन प्ले था, राइट। बहुत ज़्यादा इस पर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नेम ही सफिशिएंट है। और अगर आप चाहें तो स्टोरी कहीं से भी जा कर के सर्च करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम वर्क की बात करें, आप कुछ प्लेस के इनके शुरू से लेकर के आपको नेम्स बता देता हूँ, आप इनको एक तरफ से लिखते जाइए। और क्वेश्चन जो है प्ले के नेम पर तो ज़रूर पूछा जा सकता है। सिल्वर बॉक्स 1906, स्ट्राइफ 1909, 1909 में एक और प्ले आया था, नाम था जॉय। 1910 में जस्टिस, 1911 में द लिटिल ड्रीम, 1912 में दो प्लेस, द पिजन और द इल्डेस्ट सन। 1912 में द पिजन एंड द इल्डेस्ट सन। 1913 का प्ले था द फ्यूजिटिव।
और 1914 में एक प्ले आया, नाम था द मॉब। 1915 का जो प्ले था नाम था द लिटिल मैन। और 1915 में एक और प्ले आया था, नाम था अ बिट ऑफ लव। अ बिट ऑफ लव। फिर 15 से लेकर के 20 तक कोई प्ले नहीं आया। 20 में जो प्ले आया, दो प्ले, एक का नाम था द फाउंडेशंस और दूसरे का नाम था द स्किन गेम। 1922 में 3 प्लेस आए थे, एक का नाम था अ फैमिली मैन, दूसरे का नाम था लॉयल्टीज और तीसरे का नाम था विंडोज। राइट, लॉयल्टीज, विंडोज और द फैमिली मैन, ये 1922 के प्लेस थे। 1926 में एक प्ले आया था और उसका नाम था स्केप। और 1935 में एक प्ले पास्टुमसली आया था, नाम था पंच एंड गो। क्लियर, ये प्लेस थे उनके जो इम्पॉर्टेंट प्ले जो उन्होंने अपने करियर में लिखे थे। इम्पॉर्टेंट प्लेस के नेम्स बता दिए हैं, अपने डायरी में, अपने नोटबुक में उसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, गर्ल्स वर्दी पर एक और वीडियो आपको मिलेगी और वो फाइनल वीडियो होगी और वो होगी गर्ल्स वर्दी के नॉवेल्स पर। राइट, गर्ल्स वर्दी ने जो 4 साइड क्रॉनिकल्स हैं, जिसमें टोटल 9 नॉवेल्स और सेवरल इंटरल्यूड्स हैं, उसकी बात हम करेंगे आपके कल के वीडियो में। राइट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। ऑल द बेस्ट।